everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of controlling process. क्लास वैसे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नहीं होने वाला, कुछ एक दो ही आपको टेक्निकल चीजें या न्यू चीजें समझनी है, क्योंकि बेसिकली जिस दिन हमने कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन करा था, जिस दिन हमने कंट्रोलिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसकी डेफिनेशन में ही बेसिकली हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस कवर कर लिया था. तभी मैं कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ दी स्टेप्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे, कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जो नई हैं जो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, तो क्लास कंट्रोलिंग प्रोसेस में देयर आर 5 स्टेप्स: setting standards, measurement of actual performance, comparison of actual performance with standards, analyzing deviations and taking corrective actions. तो आपको एकदम स्टेप्स देख के ही अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास याद आ गई होगी कि हमने काफी सारी चीजें तो उसमें डिस्कस कर ही ली है. Now let's discuss each of the step one by one. Yes class, the first step is setting standards. हम साइड बाय साइड एग्जांपल लेके भी चलेंगे क्लास. सपोज जो मैं हमेशा एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का टारगेट है कि पर मंथ उन्हें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, तो ये टारगेट है, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया. तो सेटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है क्लास कि आपने एक टारगेट और वी कैन से आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इतनी तो परफॉर्मेंस होनी ही चाहिए. वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो क्राइटेरिया है जो हमें अचीव करना है, और वी कैन से ये वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होगी. कि भाई ये एक स्टैंडर्ड हमारे जो भी मैनेजर ने सेट कर दिया, अब हमारी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इसके अगेंस्ट ही चेक होगी कि हमने अचीव करा है, नहीं करा है, हम एफिशिएंट हैं या हम इनएफिशिएंट है. तो क्लास ध्यान रखो, वैसे तो स्टेप बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ आ रहा है, टारगेट सेट करना, लेकिन इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं. क्लास देखो, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आप क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में भी सेट कर सकते हो और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी कर सकते हो. बट क्लास क्वालिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड सेट करना प्रेफरेबल नहीं है. प्रेफरेबल है कि आप न्यूमेरिकल टर्म्स में ही स्टैंडर्ड को सेट करो. इससे क्या होता है क्लास की एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है जब वो न्यूमेरिकल टर्म्स में सेट होते हैं. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हमें जो स्टैंडर्ड्स है वो क्वांटिटेटिव, देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला कि 1000 यूनिट्स पर मंथ, तो हमने उन्हें न्यूमेरिकल टर्म्स में जो है फिक्स किया. अब क्लास कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, उन्हें मेजर करना अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन. उनका टारगेट है कि मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो. अब आप देखो क्लास, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक क्वालिटेटिव चीज है, मतलब इसको कैसे मेजर करोगे न्यूमेरिकल में. तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसी स्ट्रैटेजी लगाओ कि ये भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए. जैसे कंपनी जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकती है, उसकी मेजरमेंट इजी कर सकती है इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू सर्व अ कस्टमर. हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम टेकन टू सर्व अ कस्टमर. तो क्लास एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगता है, तो हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को घुमा फिरा के क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर दिया. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? इस चीज को आपको समझना है. स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी सेट हो सकते हैं, क्वालिटेटिव, बट क्वालिटेटिव में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है. तो जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने उसको घुमा फिरा के टाइम टेकन टू उसके कस्टमर को के ऑर्डर को फुलफिल करने में या सर्व करने में कितना टाइम लगता है, तो उससे हमने उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली प्रेफरेबल हमेशा यही रहता है कि स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल टर्म में सेट हो. दूसरी बात क्लास, जो स्टैंडर्ड है वो ना तो बहुत डिफिकल्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत इजी होने चाहिए. दोनों ही बेकार है, एकदम एक्यूरेट होने चाहिए. नहीं कि बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया जो अचीव ही नहीं हो रहे, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो गया, या इतने इजी है कि एम्प्लॉयज जो है आराम से काम कर रहे हैं मस्ती से, ये तो बड़े इजीली अचीव हो रहा है. ना तो टू डिफिकल्ट होने चाहिए, ना टू इजी होने चाहिए. लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना, कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं. रिवाइज का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आसपास जो है काफी चीजों में चेंज आ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक. तो ऐसे केस में आपको स्टैंडर्ड को भी टाइम टू टाइम क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा. जैसे मैंने आपको क्या बोला, 1000 यूनिट्स पर मंथ बना, आपके आसपास बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटर्स आ गए,
तो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अवेलेबल करने के लिए हो सकता है कि आपको अपना स्टैंडर्ड चेंज करना पड़े, 1000 यूनिट्स पर मंथ की जगह आपको 3000 यूनिट्स पर मंथ करना पड़े। तो यू हैव टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकेंड पॉइंट इज क्लास, और वी कैन से सेकेंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लास एक बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब ड्यूटी है कि हम ये देखें कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, कि हमने एक्चुअली में कितना अचीव किया है। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट था 1000 यूनिट्स पर मंथ बनाना, तो एक्चुअली में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोड्यूस किया है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो हम देखें कि 800 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस हुई है। क्लास एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी यूनिट में आप परफॉर्मेंस को मेजर करें तो ही कंपैरिजन इजी होगा। जैसे हमारा स्टैंडर्ड था 1000 यूनिट्स पर मंथ, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमारी यूनिट्स पर मंथ की फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्लास कि जिस यूनिट में आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसी यूनिट में आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो, तभी उसका कंपैरिजन क्या होगा, इजी होगा। दूसरी बात क्लास जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि अगर क्लास आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप एक एक यूनिट को इंडिविजुअली चेक करें। ठीक है, अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ईच एंड एवरी यूनिट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, सपोज करो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी को लेके कि ठीक है कि जैसे मार्कर ही बनना है, तो ये जो मार्कर है कि ये मार्कर कितने दिन चलता है। ठीक है, आपकी क्वालिटी है कि आपका मार्कर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक एक मार्कर को इंडिविजुअली अच्छे से चेक करें। लेकिन अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है क्लास, तो ईच एंड एवरी यूनिट को चेक ना करके आप सैंपल चेकिंग करें। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है क्लास जो आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमेशा उस यूनिट पे मेजर करें जिसमें आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, तो कंपैरिजन क्या हो जाता है, इजी। सेकंड, अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है क्लास, तो आप ईच पीस, जो भी ईच एंड एवरी यूनिट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो सैंपल चेकिंग आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट चीज क्लास की ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम मेजर कर रहे हैं ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, ये बहुत हेल्प करेगी आपको किस चीज में, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते थे। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट था 1000 यूनिट्स पर मंथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने बनाया 800 यूनिट्स पर मंथ, यानी इन्होंने टारगेट से कम बनाया। तो ये चीज, ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर करी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट in preparing the performance report of the employees। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लास कि आप जो आपको ध्यान रखनी है कि क्लास की परफॉर्मेंस हमेशा यूनिट्स के टर्म में मेजर नहीं होती, वो कंपनी की मर्जी है। इवन परफॉर्मेंस अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें लिखा है कि परफॉर्मेंस आप रेशोज की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, समझ रहे हो, नेट प्रॉफिट रेशो। तो ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भी इसको समझे कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो यूनिट्स की फॉर्म में मेजर हो। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज आल्सो। इज दैट क्लियर? अदरवाइज द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि सेकंड स्टेप ये है कि आप ये चेक करो कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करी। इज दैट क्लियर क्लास? बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या सैंपल चेकिंग है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में। थर्ड स्टेप इज वेरी सिंपल क्लास, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात है कि आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी आप उसे स्टैंडर्ड से मेजर कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेंगी अपनी डेविएशंस। जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्या था 1000 यूनिट्स पर मंथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है 800 यूनिट्स पर मंथ। तो कंपेयर करके आपको इजीली डेविएशन पता चल रही है, हाँ कि 200 यूनिट्स की डेविएशन है, या हम कह सकते हैं कि 200 यूनिट्स जो है वो आपकी शॉर्टेज हो गई या आपने कम बनाई है। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो हमें डेविएशन मिलेगी 200 यूनिट्स। ठीक है क्लास, नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशन। अब ध्यान से सुनो क्लास, ये वो स्टेप है जहां आपको एक्स्ट्रा टेंशन देने की जरूरत है
क्योंकि यहाँ पे आपको दो न्यू टर्म्स मिलने वाली हैं। तो क्लास एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब है कि ये जो डेविएशंस हुई हैं अब आप इन पे टाइम लगाओ, आप मैनेजमेंट इन पे फोकस करे कि ये डेविएशन क्यों हुई है, क्यों हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। 800 यूनिट्स हम बना पाए, बनानी 1000 थी, तो ये 200 यूनिट्स जो कम बनी ये क्यों बनी है। जब इसके बारे में मैनेजमेंट सोचेगा, इस पे फोकस करेगा, उसे बोलते हैं हम क्लास एनालाइजिंग डेविएशन। लेकिन एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर भी 2 मेथड्स हैं। उन 2 मेथड्स को यहाँ मैं क्लियर करने वाली हूँ क्लास विद एग्जांपल। आप बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दें। यस क्लास, नाउ लिसन। एनालाइजिंग डेविएशन के लिए मैनेजर के पास 2 मेथड्स होते हैं, CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों बहुत ही इजी मेथड है, आपको सिर्फ फोकस करना है। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं, केस स्टडी में ये 2 मेथड्स बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार इनको पूछा जाता है केस स्टडी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है क्लास की इट्स नॉट इजी और ये इकोनॉमिकल भी नहीं है कि कंपनी में छोटी मोटी जो भी डेविएशन होए आप हर चीज पे ध्यान रखें। आर यू गेटिंग दिस थिंग कि इट इज नॉट पॉसिबल कि कंपनी में छोटे मोटे जो भी छोटी मोटी चेंजेस आ रहे हैं, डेविएशंस हो रहे हैं, सब पे मैनेजमेंट फोकस कर पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि कंपनीज में होते हैं KRAs। KRAs का मतलब होता है की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है वो एरियाज जो कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी की फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। की रिजल्ट एरियाज का मतलब है द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द कंपनी, द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द कंपनी। तो CPC कहता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि कंपनी के KRAs आइडेंटिफाई करो, की रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करो जिनका कंपनी की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है या जिनमें थोड़ी सी में डेविएशन आई तो कंपनी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो CPC कहता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की कंपनी के KRAs अकॉर्डिंग टू CPC जो कंपनी के KRAs है, की रिजल्ट एरियाज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, द मोस्ट क्रूशियल एरियाज, आप उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनमें अगर थोड़ी सी भी डेविएशन आए तो उन पे आप फोकस करो। लेकिन जो KRAs नहीं है उन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखो 5% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है क्लास। 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 5%। एंड पोस्टल चार्जेस में कितना इंक्रीज हुआ है, 15%। अब क्लास हम हर चीज पे फोकस करें, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैनेजमेंट हर चीज पे ध्यान दे। आप इन दोनों में से ये आइडेंटिफाई करो KRA कौन सा है, की रिजल्ट एरिया कौन सा है। तो क्लास की रिजल्ट एरिया इसमें से है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये कंपनी के लिए की रिजल्ट एरिया, ये कंपनी के प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि 15% पोस्टल चार्जेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्रूशियल नहीं। क्या पोस्टल चार्जेस का कितना यूज है कंपनी में और कितने होते हैं पोस्टल चार्जेस। तो हमारा KRA है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंपनी को इस पे फोकस करना है, इस डेविएशन पे फोकस करना है एंड इस डेविएशन को इग्नोर करना है। यानी आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मीनिंग समझ गए। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जो कंपनी का KRA है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रूशियल एरिया उस पर फोकस करा जाए और जो नॉन क्रूशियल एरिया है उनको इग्नोर करा जाए। इज दैट क्लियर। अब क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की एक लाइन है जो NCERT में लिखी है, मैं आपको बताऊं। इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। कि जो मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करने की सोचता है ना, उससे एंड में कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। ये सच बात है, एक इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैनेजर सोचता है ना मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं, तो उससे एंड में कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहते हैं क्लास, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब इस पे फोकस करो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि आप हर डेविएशन की ना एक लिमिट सेट करो। जैसे मैंने एक लिमिट सेट करी कि इंक्रीज इन
लेबर कॉस्ट की लिमिट है अप टू 2%। ये एक्सेप्टेबल रेंज है। एक्सेप्टेबल रेंज का मेरा मतलब है कि अगर 2% तक लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई तो मैनेजमेंट के नोटिस में लाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, अगर 2% के बियॉन्ड इंक्रीज हुई तो मैनेजमेंट का इमीडिएट नोटिस चाहिए। अब आप समझ रहे हो मैनेजमेंट का एक्सेप्शन क्या कह रहा है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हर डेविएशन की एक रेंज सेट कर देता है। जैसे इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट की हमने सेट कर दी 0 to 2%, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कि हमने सेट कर दी 0 to 5%। ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है कि अगर इतनी बीच में डेविएशन आती है, भाई लेबर कॉस्ट में 0 to 2%, रॉ मटेरियल में 0 to 5%, तो ठीक है, इतनी वो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जांपल सोचो, सपोज लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ गई 10%, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड चली गई। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड चली गई। ऐसे केस में इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में एक्सेप्शन सिंपली क्या कह रहा है कि हर डेविएशन की रेंज सेट कर दो। अगर डेविएशन उस रेंज में, मान लो लेबर कॉस्ट अगर बढ़ती है 1.5%, तो कोई बात नहीं, 1.5% तो 0 से 2% के बीच में है ना, रेंज में है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। लेकिन अगर इस एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर गई, जैसे 10%, तो इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है क्लास? तो ये दो मेथड थे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत अच्छे से माइंड में रिटेन करना चाहते हो, परमानेंटली माइंड में स्टोर करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, तो ये पोर्शन एक बार वीडियो का दोबारा जरूर देखना। ये वाला जो पोर्शन है इसको दोबारा जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The last step is class taking corrective actions. Clear meaning है क्लास कि आपके जिस भी रीजन से डेविएशन आई, मैनेजमेंट ने फोकस करा और मैनेजमेंट ने देखा कि डेविएशन किस रीजन से आ रही है, तो अब हम उस रीजन को खत्म कर देंगे। यानी कि अगर आपकी जो डेविएशन है वो की रिजल्ट एरिया में आ रही है, या फिर आप कह सकते हो डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चली गई है। भाई डेविएशन या तो की रिजल्ट एरिया में आ रही है अगर आप क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल फॉलो कर रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो कर रहे हो और डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चली गई है, तो इट नीड्स योर अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 1000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करने थे एंड वर्कर्स ने 800 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करे। अब आपने रीजन आइडेंटिफाई करा, तो रीजन पता चला कि वर्कर्स के अंदर लैक ऑफ स्किल्स है, उन्हें ये मशीन्स यूज करनी नहीं आती, देयर इज लैक ऑफ स्किल्स। तो ऐसे केस में क्लास आपका करेक्टिव एक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अगर आपने ये चेक करा कि जो आपकी मशीन्स है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, मशीन्स डिफेक्टिव है, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि आप या तो मशीन्स को रिपेयर करें या फिर आप मशीन्स को रिप्लेस कर दें। इज दैट क्लियर? तो करेक्टिव एक्शन मींस जो भी मिस्टेक्स आ रही है या जो भी कमी आ रही है, जिन भी वजहों से कमी आ रही है और टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, तो हम उन चीजों को एलिमिनेट कर दें, हम करेक्शंस करें कि फ्यूचर में जो हमारी डेविएशंस ना आए और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मीट कर जाए, हम स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये थे आपके 5 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्लास। आप बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड करें, हो सके तो एक बार दोबारा देखें, तो ये परमानेंटली आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।